हेलो दोस्तों, मैं हूं मुझे स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डेवलपमेंट्स पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विषय में। उन विषयों में से, उन संस्थाओं में से एक संस्था है आईसीसी, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बात करेंगे कि कैसे कोई संस्था अपने उद्देश्य से भटक गई है। बात करेंगे कैसे कोई संस्था किसी देश या किसी राष्ट्र या किसी व्यक्ति विशेष का हथियार बन गया है। बात करेंगे कैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था किसी व्यक्तिगत हित को साधने के लिए दूसरे देश को परेशान कर सकती है। बात करेंगे कैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मजाक उड़ाया जाता है। बात करेंगे कैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी भेदभाव करती हैं। दोस्तों, हम आईसीसी के बारे में बात करें, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। ये एक ऐसा कोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र संघ से लगा हुआ है, यानी उसी से संबद्ध है, लेकिन स्वतंत्र न्यायालय की तरह काम करता है। ये हेग में स्थित है। इसको लेकर के प्रस्ताव 1996-97 में आया था। 98 में इसे अंगीकार किया गया और 2002 में 1 जुलाई 2002 में ये अपने इस मूल स्वरूप में आया, स्थापित हुआ है, अर्थात ये कार्य करने लगा। इसके कार्यशैली में शुरुआत में तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे ये जो है कुछ अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिसके बारे में आज हम थोड़ा बहुत जिक्र करेंगे, उन्हीं की तरह व्यवहार करने लगा। जब ये संस्था स्थापित हुई थी तो इसके 3 मूल उद्देश्य रखे गए थे। पहला उद्देश्य था कि नरसंहार को रोकना, जाति नरसंहार, जैसे हिटलर ने यहूदियों के साथ व्यवहार किया था, उस तरह के अन्य किसी व्यवहार को रोकना। दूसरा, मानव अधिकार की रक्षा करना, ठीक है। तीसरा, युद्ध अपराध से लोगों को बचाना। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट है, यह कोर्ट पूरी तरह से अपराध को नियंत्रित करने का काम करती है। यानी ये इसका उद्देश्य था कि ये अपराध को नियंत्रित करेगी, लेकिन क्या ये अपने उद्देश्य में सफल हुआ? क्या ये सही राह पे चला? क्या ये अपराध को वास्तव में नियंत्रित करना चाहता है, या फिर ये भेदभाव कर रहा है, या फिर ये किसी राष्ट्र के हित में काम कर रहा है, या फिर ये ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ को डिवाइड करके काम कर रहा है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि हाल फिलहाल की गतिविधियों को, जियोपॉलिटिक्स की जो घटनाएं घटी हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप इस बात का आकलन कर सकते हैं। आप इस बात का आकलन कर सकते हैं कि कैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था किसी देश विशेष के हित में काम करती है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं। जैसे आज की घटना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने या आईसीसी ने जो अफगानिस्तान के प्रमुख नेता हैं, अफगानिस्तान में तालिबान के प्रमुख नेता हैं, उनके खिलाफ, और वहां के जो अभी कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया है। ये गिरफ्तारी वारंट ऐसे समय पे आया है जब रूस ने तालिबानी सरकार को मान्यता दिया है। गिरफ्तारी वारंट में ये बताया गया है कि उन्होंने महिलाओं और बच्चियों के साथ भेदभाव किया है, उनके मौलिक अधिकारों का, मानव अधिकारों का हनन किया है, और जो लोग ऐसा करने से उनको रोकते हैं उनके खिलाफ भी इन्होंने अमानवीय कृत्य किया है। इसलिए इनको जिम्मेदार ठहरा के इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। अब आप समझें कि अब तक ये कहाँ थे, यानी कि अगर ये 4 साल से इस तरह की गतिविधि कर रहे हैं या 5 साल से कर रहे हैं, तो अब तक आईसीसी कहाँ आकर मुद्दे पर बैठा था? क्या अब तक आईसीसी को नहीं खबर थी? क्या आईसीसी इस बात का इंतजार कर रहा था कि कोई इस देश को मान्यता दे तब हम इस तरह का गिरफ्तारी वारंट निकालें? आप देखिए, रूस और यूक्रेन की लड़ाई में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ इन्होंने गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया। ठीक है, रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था तो वहां एक बात बनती है, पर उसमें भी संदेह है। उसमें संदेह ये है कि जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकाला गया था। वो आईसीसी स्वतंत्र तरीके से नहीं निकाल रही थी। आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट निकालने के पहले ही उनको धमकी दिया गया था, योजनाबद्ध तरीके से स्टडी किया गया, और जो आरोप लगाया गया कि उन्होंने कुछ लोगों को युद्ध में बालकों की हत्या करी है, कुछ लोगों को, रूसी भाषी लोगों को अपने यहाँ ट्रांसफर करा, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम किया है और बाल अपराध किया है। तो जब दोस्तों 2 देशों के बीच में युद्ध छिड़ता है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। लोग ये नहीं समझ पाते कि सामने वाला नागरिक हमारे देश का है कि उस देश का है। उन नागरिकों को बचाने का प्रयास करते हैं, रेस्क्यू करने का प्रयास करते हैं। शायद यही प्रयास रूस का भी रहा होगा, क्योंकि यूक्रेन के बॉर्डर पे बहुत बड़ी संख्या में रूसी भाषी लोग रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी भाषा के लोगों की सुरक्षा करेंगे।
ये आरोप था। बाल अपराध तो एक बहाना था, मूल चीज ये था। अब उसके बाद देखिए, इन्होंने जब इजराइल ने हमास पे हमला किया, पहले तो हमास ने इजराइल पे किया था, वो सरासर गलत है, फिर इजराइल ने हमास पे किया, तो अब चूंकि ये दबाव में थे, पुतिन पे लगा चुके थे, गिरफ्तारी वारंट निकाल चुके थे, तो इनको नेतन्याहू पे भी करना था, तो इन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकाला, साथ में ही हमास के नेताओं पे भी निकाल दिया, यानी बैलेंस कर दिया, उसका कोई मतलब नहीं रहा। और वैसे भी नेतन्याहू ने इसे सिरे से खारिज कर दिया, इसे बताया कि ये यहूदियों के खिलाफ षड्यंत्र है, साजिश है, जिसे हम नहीं मानेंगे। अब हाल फिलहाल की घटना ये है कि तालिबान के प्रमुख नेता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकालना और कुछ दिन पहले रूस द्वारा तालिबान के साथ संबंध स्थापित करना, तालिबानी सरकार को मान्यता देना, एक कहीं न कहीं कड़ी तो जुड़ती है दोस्तों। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट है, यह किसी देश विशेष अर्थात अमेरिका के सह पे काम करता है, वेस्ट की इंटरेस्ट में काम करता है। मैं इसलिए कहता हूं कि ये ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ की बात करता है। जो देश अमेरिका के हित में काम करें या जिन देशों का वेस्ट के साथ अच्छे संबंध हो, उनके अपराध इसे नहीं दिखाई देते। जिन देशों के इनसे अच्छे संबंध नहीं हैं, उनके अपराध ना भी हों तो नए नए तरीके से आरोप लगाकर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया जाता है। अब इसके गिरफ्तारी वारंट का इतना असर है दोस्तों कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पिछले 2-3 वर्षों से 2023 से लगाए 25 चल रहा है, अब तक एक भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नहीं किए हैं, यानी उन देशों में नहीं किए जो देश आईसीसी के मेंबर हैं। तो आप ये समझिए कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इससे बचने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण, अभी ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, वो ऑनलाइन समिट में पार्टिसिपेट किए, एससीओ की मीटिंग में नहीं गए, G20 की मीटिंग में नहीं जाते। तो इसका ये असर होता है, जो जिस व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकाला जाता है वो दूसरे देशों की यात्रा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो उस देश में यात्रा किया तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये एक पहलू है। अब दूसरा पहलू हम देखें तो बहुत बड़ी संख्या में बलूचिस्तान में लोग रहते हैं, बलूच लोग रहते हैं, पश्तो लोग रहते हैं। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सेना अपने ही देश में, अपने ही देश के नागरिकों पर हेलीकॉप्टर से, तोप से हमले करती है, नरसंहार कर रही है। कई बार सबूत मिले हैं कि बलूचिस्तान में एक साथ 150 लोगों की कब्रें मिली हैं, यानी एक ही गड्ढे में 150 लोगों को मार के दफना दिया गया है। क्या ये नरसंहार नहीं है? क्या ये निर्जाति हत्या नहीं है? क्या ये मानवता के खिलाफ अपराध नहीं है? या फिर ये सब दिखाई नहीं देता आईसीसी को? आईसीसी को ये सब इसलिए नहीं दिखाई देता है कि पाकिस्तान जब इस तरह की हरकतें करता था या आज भी जो कर रहा है, वो कहीं न कहीं से अमेरिका के इंटरेस्ट में काम करेगा, कभी न कभी वो अमेरिका के हित में काम करेगा, जैसे अभी ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में किया दोस्तों। इसके अलावा आप देखें तो अर्दोगान, टर्की के अब तुर्की हो गया, टर्की के राष्ट्रपति हैं, उनके यहाँ वो लोग क्या करते हैं कि अपने अगल बगल के कुर्दिस्तान का एक कॉन्सेप्ट है, कुर्द लोगों का नरसंहार करते हैं। एक एक बार में 20-20, 25-25 लोगों को मार देते हैं, निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाते हैं। उनके यहाँ भी सामूहिक कब्र मिलता है। जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा के आधार पर, नस्ल के आधार पर तुर्की ने कई बार कुर्दिशों की हत्या की है। क्या ये मानव अपराध नहीं है? क्या ये युद्ध अपराध नहीं है? क्या ये नरसंहार नहीं है? ये आईसीसी को क्यों नहीं दिखाई देता है? क्यों नहीं दिखाई देता कि अमेरिका के फ्रेंड जो देश हैं वो भी अपराध कर रहे हैं? क्यों नहीं दिखाई देता चाइना ने किस तरह का अपराध किया है? क्योंकि चाइना पे आरोप लगता है कि उन्होंने उइगर मुसलमानों 10 लाख से ज़्यादा को कैद कर रखा है, पर चूंकि चाइना बड़ी शक्ति है तो वो कुछ नहीं कर सकते। चाइना सीधे युद्ध में नहीं उलझा है तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, रूस ने जैसे ही तालिबानी सरकार को मान्यता दिया, वैसे ही तालिबान के प्रमुख के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का जारी होना आईसीसी की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाता है। आईसीसी के द्वारा जिन नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है पिछले कुछ सालों में, वो आप देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वही लोग हैं जिनका अमेरिका से या वेस्ट से नहीं बन रहा है। ये वो लोग हैं जो अमेरिका की खिलाफत कर रहे हैं। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अमेरिका के हित के लिए बनी थी? मैं अमेरिका का विरोधी नहीं हूं। मैं विरोधी हूं असमानता का, मैं विरोधी हूं भेदभाव का, मैं विरोध करता हूं अलोकतांत्रिक कार्यों का, मैं विरोध करता हूं
जानबूझकर नस्ली आधार पर या आर्थिक आधार पर भेदभाव करने का। दोस्तों, सिर्फ आईसीसी ही नहीं है, बल्कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये जितनी भी प्रमुख संस्थाएं हैं, इनमें वेस्ट का दबदबा है, ग्लोबल नॉर्थ का दबदबा। ग्लोबल नॉर्थ का दबदबा इसलिए है कि उनकी फंडिंग ज़्यादा है। जिसकी फंडिंग ज़्यादा है उसका मालिकाना हक ज़्यादा है, और जिसका मालिकाना हक ज़्यादा है तो वो मालिक जाहिर सी बात है अपने हित में काम करेगा। कोई भी व्यक्ति दूसरे के बारे में क्यों सोचेगा। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मजाक बनती जा रही हैं। देशों का, लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। न्याय, समानता, बंधुत्व की बात लोकतंत्र में होती है, लेकिन असल जीवन में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह से किसी अन्य न्यूज़ पर भी कोई समाचार मिलता है, यानी कोई अन्य न्यूज़ मिलता है, तो हम उसका विश्लेषण करेंगे और आप तक सही तथ्य पहुंचाएंगे। तब तक आप देखते रहिए मेरा चैनल। लाइक आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक की गुड बाय।